प्रधानमंत्री का सिर्फ कहना है, ये बोलते हैं कि मैं विकास की ओर ले जा रही हूँ। विकास के नाम पर आदिवासियों का हनन हो रहा है, क्योंकि विकास उनका हो रहा है जो अंडानी और अबानी जैसे लोग हैं, जिनके पास दौलत है, पैसा है, वो ज़मीन खरीदने की ताकत रखते हैं। कंपनियों का विकास हो रहा है, आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा। आदिवासियों का जल, जंगल और ज़मीन को छीना जा रहा है। ये सरकार का जिम्मेवारी बनता है कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधा देना, एनएम की सुविधा देना और वहाँ तक जितने भी सुविधाएं हैं उनको पहुँचाना। रोड का सुविधा भी सरकार का जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ जो भी हमारे विधायक मंत्री जो भी पब्लिक के द्वारा उठ के खड़े होते हैं, वे अपना जिम्मेवारी को नहीं निभाते हैं। वे सिर्फ अपना ही रोजी रोटी सेकते हैं। अभी भी अंधविश्वास है महिलाओं में और रूढ़िवादिता अभी भी है, जो परंपरा से चलती आ रही है वो चीज़ को महिलाएं अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम झारखंड में हैं और मेरे साथ निर्मला जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपने तमाम खबरें देखी होंगी जो महिला जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन क्या आदिवासी महिलाएं अभी भी जागरूक हुई हैं? बाबा साहब का एक कोट है कि मैं विकास या जागरूक उनको मानता हूं जिनकी महिलाएं जागरूक हैं। विकास का पैमाना यही है, क्या एक महिला जागरूक है? क्योंकि कहा जाता है कि जब महिला जागरूक होती है तो वो पूरे परिवार को जागरूक करती है। मैम, जिस तरह से आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, इस एनजीओ में कब से जुड़ी हैं? ये एनजीओ में मैं 2012 से जुड़ी हुई हूँ। 2012 से? जी। तो 2012 से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, हमारे झारखंड में जो भी महिलाओं की स्थिति है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। महिलाओं को संगठित करना, उनको एक साथ जोड़ना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि महिलाओं की मानसिकता उतना सक्रिय नहीं है। महिलाएं यहाँ हमारे झारखंड में महिलाओं को बहुत ही क्या पारिवारिक दृष्टिकोण से नीचे दिखा जाता है, और महिलाएं जो भी जागरूक हो रही है उनको घर के तरफ से उनको बाधा पहुंचाया जाता है कि आप घर से बाहर ना निकले, आप एक दूसरे लोगों के साथ नहीं उठे बैठे। तो पारिवारिक दबाव महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अभी जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं महिलाओं को उनको घर से बाहर निकालने के लिए काफ़ी प्रयास की हूँ। और पहले महिलाएं घर से भी बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल नहीं जाती थी, अपने बच्चों को शिक्षा देने से कतराती थी। ज़्यादातर तो बेटियों को, उनका सोच था कि बेटी पढ़ लिख के क्या करेगी, वे तो एक दिन ससुराल में जाएगी और उनको चूल्हा ही फूकना है। लेकिन अभी का जो स्थिति है, जब से मैं एनजीओ में जुड़ी हूँ और महिलाओं को संगठित कर जागरूक करने का प्रयास कर रही हूँ, तब से महिलाएं बाहर आ रही है और महिलाएं भी समाज में एक साथ बैठ रही है। महिलाओं के पास आर्थिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी, लेकिन अभी वे बचत को चला रही हैं, जिसके कारण हर एक महिलाओं के पास अपना पूंजी है। और अपना पूंजी होने के कारण जब कभी दुख हो गया या कभी बहुत बड़े कामों की आवश्यकता होती है, तो अपने ही समूह के साथ महिलाएं लोन लेती है और उस लोन लेके अपना जो भी काम है उसको करती है। पहले था कि यहाँ महाजनी प्रथा बहुत ज़्यादा था और कुछ भी ज़रूरत पड़ता था तो हम लोग सभी महाजन के पास कर्जा लेने के लिए जाते थे। और महाजन के पास कर्जा लेने के लिए जाते थे तो महाजन हम लोगों को सूद में हम लोगों को पहले ही ज़मीन लिखवा लेते थे कि आप तो पैसा देने नहीं सकिएगा, उसके बदले में आप ज़मीन दीजिएगा के। तो जब कभी भी जैसे बाल बच्चों का शादी ब्याह करना रहता था तो हमारे पास इनकम का स्रोत नहीं था, हम लोग महाजन के पास जाते थे तो हम लोगों को अपना ज़मीन को गिरवी दे के, या अगर ज़मीन नहीं तो अपने घर को ही गिरवी दे के हम लोग महाजन से हम लोग अपना महिलाएं दो दंश झेल रही हैं, रूढ़िवादी पितृसत्ता। हाँ, दोनों तरफ से घूर रही है, पितृसत्ता के बाद भी और परंपरागत रूढ़िवादी के द्वारा भी बहुत झेल रही है। तो वो अब कम हो गया है। अभी भी अंधविश्वास है महिलाओं में और रूढ़िवादिता अभी भी है, जो परंपरा से चलती आ रही है वो चीज़ को महिलाएं अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी का जो स्थिति है काफ़ी जागरूक हो गई है और समाज में एक साथ बैठती भी है, नहीं तो घर के अंदर रहती थी, निकलती तो नहीं थी। और अपना बातों को भी जो भी हमारे परिवार में महिलाओं के साथ क्रश हो रहा है, जैसे मैं कहती हूँ कि घरेलू हिंसा, तो हर एक महिला के साथ जो हिंसा होती है सबसे पहले घर से ही हिंसा होती है। तो जो भी अपने साथ हिंसा हो रही है या सास ससुर के द्वारा या ननद के द्वारा या पति के द्वारा या परिवार में किसी भी सदस्य के द्वारा, तो वो सारी बातों को एक दूसरे को शेयर कर रही है। और शेयर कर रही है तो महिलाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महिला के साथ ही हो रहा है, जो भी महिलाएं 10 में
10 महिलाएं एक साथ बैठती है तो 4-5 महिलाओं का समस्याएं एक ही जैसा हो जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में महिलाएं अपने समस्या का समाधान करने के लिए विचार करती है, बातों को रखती है कि देखिए आज मेरे साथ हो रहा है तो उसका समाधान करने के लिए हम सबों को कैसे, उसके लिए कौन सा कदम उठाएंगे। तो सभी विचार करती है और ठोस कदम उठाती है। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसे है कि अपने शराबी पति है जो कि बहुत शराब पीता है, रो दिन मारता है और शराब पी के तमाशा भी घर में मचा देता है, तो वैसे लोगों को सुधारने का पूरा संगठित होकर प्रयास कर रही है। अभी तक आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? अभी तक मेरे साथ बहुत सारे संगठन में मैं जुड़ी हुई हूँ। तो एक बार मैं 500 महिला ग्रुप का गठन की थी। हाँ। तो आप ये बताइए, जब आप पहली बार घर से निकली तो क्या पति ने रोका नहीं? मैं जब पहली बार घर से निकली तो उस समय मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उस समय इनकम का मेरे पास कोई स्रोत नहीं था। तो सबसे पहले मैं बच्चों को उनका लालन पालन के लिए एक स्कूल में, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और मैं ससुराल में ही आके खुद पढ़ी और मेरे पढ़ाई का जिम्मेवारी मेरे हस्बैंड ही उठाए और उनका सपोर्ट रहा। और घर से मेरे हस्बैंड के द्वारा कोई हमको बाधा नहीं पहुंचा गया, लेकिन हमारे जो घर के सदस्य थे, मेरे सास ससुर और मेरे ननद और उनके द्वारा बाधा काफ़ी पहुंचाया गया कि घर में बहुत सारा काम है और काम छोड़ के बाहर जाते हैं। तो घर में बाधा तो बहुत हुआ है मेरे साथ, लेकिन उन बाधाओं को झेलते हुए भी मैं बाहर निकली और ख़ुद भी मैं पढ़ी और हमारे बच्चों को भी। आपने कितनी पढ़ाई की? मैं ग्रेजुएशन की हुई हूँ। बच्चे सबसे बड़ी वाली बेटी है, वो अभी बीएससी नर्सिंग कोर्स की है और अभी हजारीबाग में अभी नर्स करने वाली बच्ची लोग को पढ़ाती है। उसके बाद सेकंड वाली जो बेटी है वो पीजी की हुई है और अभी रूरल डेवलपमेंट का भी वो भी कोर्स की है और अभी समाज में जुड़ के वो भी काम कर रही है। उसके बाद मेरा बेटा है जो कि ग्रेजुएशन किया हुआ है और अभी फ़िलहाल वो कुछ काम कर रहा है। और मेरी छोटी वाली बेटी है जो कि इंटर की हुई है और अभी नर्स ट्रेनिंग करके वो अभी सदर हॉस्पिटल में अभी एनएम के पद पर है। यहाँ पे स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? क्योंकि हमने एक वीडियो अभी भी वायरल हुआ है यहाँ पे झारखंड की, देखा है कि चारपाई पे महिला को ले जा रहे हैं, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में आप लोग कैसे मतलब जाते हैं, या स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसे यहाँ झारखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि एकदम जंगल के अंदर हैं और वहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में है कि आने जाने का सुविधा नहीं है, रोड भी सही नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में लोग अपना जो भी परंपरागत व्यवस्था है, खाट में मरीज को लेके ला के हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए लाते हैं। तो रोड की स्थिति सही नहीं है, प्लस है कि दूरी काफ़ी है और वहाँ तक जैसे जो भी स्वास्थ्य सुविधा है वहाँ तक है, लेकिन रात में वहाँ कोई भी अपना जिम्मेवारी के लोग नहीं निभा पाते हैं, जिसके कारण ऐसा झेलना पड़ता है। तो हमको अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना ही है। एम्बुलेंस अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है तो कुछ विकल्प तो हमको करना ही है मरीज को बचाने के लिए, तो खाट पर ही हम लोग। इसमें सरकार का कोई हथकंडा नहीं है कि वो जनता के लिए काम करे या अस्पताल की व्यवस्था या सड़क बनवाए, खुद से ही करना है? सरकार के तरफ से विकास का बहुत सारे फंड है। ये सरकार का जिम्मेवारी बनता है कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधा देना, एनएम की सुविधा देना और वहाँ तक जितने भी सुविधाएं हैं उनको पहुँचाना। रोड का सुविधा भी सरकार का जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ जो भी हमारे विधायक मंत्री जो भी पब्लिक के द्वारा उठ के खड़े होते हैं वे अपना जिम्मेवारी को नहीं निभाते हैं। वे सिर्फ अपना ही रोजी रोटी सेकते हैं। उनका सिर्फ सोच रहता है कि अपना परिवार को, जैसे यहाँ का उदाहरण मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ अभी है सत्यानंद भोक्ता जी, है ना, वो अभी वो मंत्री पद पे हैं और इसी चतरा ज़िला के हैं, लेकिन अभी तक आपने जो रोड में आया, रोड का स्थिति देखा, काफ़ी ख़राब है। मैंने हमारे समाज के लोग, मैं खुद भी उनको बोली कि सर आप यहाँ आते जाते हैं, रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है। और ये रोड जो गई है वो एक फॉल है जो कि दर्शनीय स्थान है। यहाँ
नया साल में जो 1 जनवरी को सारे लोग पूरा शहर के लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो वैसा बहुत भीड़ होता है, आना जाना काफ़ी होता है। लेकिन रोड की स्थिति अभी भी उनका सोच में नहीं है कि मैं अपना झारखंड का विकास करूं। सिर्फ यहाँ के जो भी नेता उभर के आते हैं उनका सिर्फ अपना स्वार्थ का ही सुविधा रहता है। अगर उनका सामाजिक सोच रहता तो आज रोड का स्थिति भी अच्छी रहती। इसके साथ ही साथ जो भी स्वास्थ्य की भी सुविधा होती, किसी को खाट में हम लोगों को लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं उनका सोच सही नहीं है, वे सिर्फ अपना निजी स्वार्थ के ही सोचते हैं कि अपना विकास कैसे करें, हम अपना ज़मीन कहाँ खरीदें, अपना बाल बच्चों को कैसे सेटलमेंट करें। उनका सोच यही है, वो समाज के लिए कोई भी सोच नहीं रखते हैं। अगर सामाजिक सोच रहता तो आज विकास होता, रोड सही रहता, हर एक जगह अस्पताल की सुविधा होती, नर्स रात दिन अवेलेबल होते। लेकिन अभी भी काफ़ी स्थिति खराब है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँची है, स्कूल कहाँ तक बने हैं? हर एक गांव में स्कूल है, हर एक गांव में स्कूल है, लेकिन प्राइमरी स्कूल ही है, 6वां क्लास तक स्कूल है और कहीं कहीं भी 8वां क्लास तक। उसके बाद बच्चों का जो शिक्षा है, क्योंकि माता पिता के पास रोज़गार नहीं है, वे लोग बच्चों को उच्च शिक्षा देने की सोच तो रखते हैं, लेकिन इनकम का साधन नहीं है। और इनकम का साधन नहीं है जिसके कारण वे लोग प्राइमरी शिक्षा देने के बाद उनको कहीं ना कहीं रोज़गार से जोड़ देते हैं, पलायन के लिए भेज देते हैं। क्योंकि पिताजी पलायन कर रहा है तो उनके बच्चे भी छोटे छोटे उम्र में ही पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक नहीं है, तो वे लोग पलायन कर जाते हैं, जिनके कारण आगे की शिक्षा में उनका सोच नहीं है। और जागरूकता की भी कमी है, रोज़गार के भी आवश्यकता है और रोज़गार नहीं है, इनकम का स्रोत नहीं है, जिसके कारण पलायन करते हैं, जिसके कारण उनका पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है। एक समय आता है जब बच्चे काम पे लग जाते हैं, जिस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, हाथ में कलम, उस समय में उनके हाथ में फावड़ा चला जाता है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर मजबूत रहती, सरकार के द्वारा अगर यहाँ झारखंड में कोई भी खनिज संपदा की कमी नहीं है। यहाँ बाहर के लोग आके हर जगह देखिएगा तो बाहर के लोगों का यहाँ बहुत ज़्यादा दबदबा है ना। लेकिन यहाँ के जो झारखंडी है, जिसके ज़मीन में खनिज संपदा है, वे लोग सभी लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो नेताओं हैं या मंत्री हैं, इनका सोच यहाँ के लोगों के प्रति नहीं है। यहाँ के लोग के जिसका ज़मीन में अगर मेरे यहाँ खान है तो उसको रोज़गार देने के बदले उनको उनका ज़मीन से उनको खरीद, हाँ, उसका ज़मीन को खरीद लेते हैं, उनको फिर घर से बेदखल कर देते हैं, उनको ज़मीन से भी छीना जाता है, उनको रोज़गार भी छीना जाता है। उसके बाद उसके साथ कोई उसका संबंध नहीं है कि उसको रोजी रोटी दे। इसके कारण मजबूरी बस यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पलायन करना पड़ता है। और मेन है कि यहाँ के लोग जागरूक भी नहीं है कि हम अब संगठित होकर, हमारा ज़मीन छीना जा रहा है तो उस ज़मीन को हम कैसे बचाएं, इस पर संगठित होकर लड़ाई भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हर जगह आर्थिक का ज़रूरत पड़ता है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं है, संगठित नहीं है, जागरूक नहीं है, जिसके कारण जल जंगल और ज़मीन छीना जा रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। तो ये समस्या है। तो अच्छा, ये एक सवाल मेरा ये है कि बीजेपी की सरकार आपको कैसी लगती है? बीजेपी की सरकार का सोच, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मैंने देखा कि उनका सोच हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है। क्योंकि आदिवासियों को वो नहीं चाहता है देखने, क्योंकि ज़मीन जो है उनका मेन है कि हमारे पास जो भी ज़मीन है उसमें खनिज संपदा है, तो उसका नज़र है कि किसी तरह ज़मीन को छीनना और खनिज संपदा हासिल करना और बड़े बड़े कंपनियों को के साथ उनका डील करना। क्योंकि जो भी हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास खनिज संपदा है। और अभी तक देखे कि उनका सिर्फ है कि ज़मीन को छीनना और ज़मीन से बेदखल करना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि बहुत सारे घर को, पूरा परिवार को बिना सूचना दिए हुए बीजेपी सरकार पूरा डोजर से पूरा गिरा देती है। और वैसा में है कि 5 मिनट का केवल वक्त देती है कि आप 5 मिनट का हम वक्त दे रहे हैं, आपका घर में जो भी संपत्ति है, जो भी सामान है, उसको आप निकालिए। तो 5 मिनट में लोग कैसे निकाल पाएंगे? और वैसा परिस्थिति में भी घर को उजाड़ने का भी काम कर रही है। तो ये उनका सोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सबको निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं,
गेहूं वितरण कर रहे हैं, लेकिन वो देने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो पाता है। आप किसी का ज़मीन में और किसी को रौंद के अगर उस जगह को आप कंपनी को दे रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े पैसे वालों को, तो विकास के नाम पर, तो वो विकास नहीं है। क्योंकि एक होता है गरीब का आह होता है कि गरीब को आप घर से निकाल दिए, गरीब का रोजी रोटी छीन लिए हैं, उसका ज़मीन में सारा चीज़ है, उसका बाल बच्चे हैं, उसका स्कूल है, उसका जानवर है, जो भी है सो उनका अपना एक जीविका का साधन सारा चीज़ रहता है। उस चीज़ को आप छीन रहे हैं, तो किसी को पेट में लाद के और किसी का ज़मीन को छीन के और किसी को रुला के और रौंद के अगर आप विकास का काम करते हैं, वो विकास नहीं है। तो ये मोदी सरकार का यही एक मैंने देखा कि वो गरीबों के उत्थान के लिए उनका सोच नहीं है। वो बोलती है कुछ है लेकिन करती कुछ है। एक नाम और बदल दिया है प्रधानमंत्री ने, आदिवासियों को अब नाम दिया है वनवासी। देखिए, हम लोग आदिवासी वनवासी नहीं हैं। हम लोग इस धरती का हम लोग सृजनहार हैं। परंपरा से ही हम लोग आदिवासी लोग इस धरती को बचाए। जल जंगल और ज़मीन हमारा है। बिरसा मुंडा एक उदाहरण है ना। आज धरती माता बिरसा मुंडा के सभी लोग पूजा करते हैं और उन्होंने आज जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई करके अपने आप को कुर्बानी दे के उन्होंने रक्षा की है। आज उन्हीं के देन है कि हम लोग जंगल को भी बचाए हैं, पानी को भी बचाए हैं, ज़मीन को भी बचाए हैं और आदिवासियत को भी हम लोग बचाए हैं, है ना। और हम लोग वनवासी नहीं है। हम लोग परंपरा से ही हम लोग जंगल में रहने वाले हैं। जंगल को साफ करके हम लोग खेती करने वाले हैं और मेहनत करके हम लोग अपना खेती बाड़ी करके अपना बाल बच्चों का जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री विकास की ओर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का सिर्फ कहना है, ये बोलते हैं कि मैं विकास की ओर ले जा रही हूँ। विकास के नाम पर आदिवासियों का हनन हो रहा है, क्योंकि विकास उनका हो रहा है जो अंडानी और अबानी जैसे लोग हैं, जिनके पास दौलत है, पैसा है, वो ज़मीन खरीदने की ताकत रखते हैं। कंपनियों का विकास हो रहा है, आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा। आदिवासियों का जल जंगल और ज़मीन को छीना जा रहा है। आदिवासियों का पेट में लात मारा जा रहा है, उनका ज़मीन छीना जा रहा है। तो आदिवासी महिलाएं वोट किसको करेंगी? जिस तरह से आपके सीएम हेमंत सोरेन जो है वो अभी जेल में हैं, तो आदिवासी महिलाएं सपोर्ट किसको करेंगी? अभी आदिवासी हम लोग का सोच है जो जल जंगल और ज़मीन की रक्षा करता है। अभी हमारे सीएम जो कि जेल में हैं, उन्होंने कहा कि बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी विकसित हो। एक वीडियो भी वायरल हो रही थी कि बड़ी गाड़ी में चलते हैं आदिवासी सीएम। क्यों नहीं चलेंगे? बड़ी गाड़ी में सबके लिए गाड़ी है। एक सीएम है, मैं भी गाड़ी में बैठ सकती हूँ, मैं भी हवाई जहाज़ में उड़ सकती हूँ। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि आदिवासी है तो वे लोग बड़ी गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, है ना। इंसान है, इंसान, भगवान ने इंसान सबको एक जैसा बनाया है ना। ये भेदभाव का इंसान के द्वारा ही ये भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासी के लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी रहे इस धरती में। आदिवासी को पीएम मोदी का सोच है कि एक दिन आदिवासी लोग को एक कैमरे में बंद करके रखेंगे और आदिवासी ये खाते थे, आदिवासी धोती पहनते थे, आदिवासी हल बैल चलाते थे, आदिवासी बकरी रखते थे, सुअर रखते थे, मुर्गी रखते थे। ये चीज़ एक दिन सजा के एक दिन शोकेस में रख देंगे। वे चाहते हैं कि आदिवासी ख़त्म हो जाए और आदिवासी को जिस प्रकार बड़े बड़े शहरों में है कि जानवर अभी विलुप्त हो रहे हैं, उनका एक समानालय बनता है और उसमें हर एक जानवरों का रखा जाता है कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, कौन नस्ल का है। उसी प्रकार हम आदिवासियों को भी एक दिन वही सजा के रखेंगे कि ये उरांव जाति के हैं, मुंडा जाति के हैं, ये संथाल जाति के हैं, ये गोंड जाति के हैं, ये बिढ़ोर जाति के हैं। इनका क्या क्या कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे पीते थे, ये सभी मोदी करने वाले हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं आदिवासी रहे धरती में। आदिवासी को ख़त्म करना चाहते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि आदिवासी विकसित हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति भी तो आदिवासी। देखिए, आदिवासी राष्ट्रपति आदिवासी है, मैं मानती हूँ। आदिवासी राष्ट्रपति को मोहरा बना के रखा गया है, उनको इसलिए वहाँ बैठाया गया है क्योंकि आदिवासी को आज हम राष्ट्रपति में पद देते हैं ताकि लोगों का, आदिवासियों का मुंह बंद हो जाए कि हम लोग उनके साथ क्या हो। क्योंकि हमारे साथ तो राष्ट्रपति बैठी हुई है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन वो भी उनका सोच को भी बदल दिया गया है, क्योंकि उनके बीच में उनको बैठा तो दिया गया है लेकिन उनके साथ भी काफ़ी भेदभाव हो रहा है। उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। बहुत सारा ऐसे जनसभा होती है, वहाँ उनको बोलने नहीं दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता। तो उनके साथ तो खुद भेदभाव हो रहा है। तो पद देने से क्या है? समानता उनके साथ कहाँ है? समानता नहीं है उनके साथ। जो समानता होना चाहिए वो नहीं है। अभी भी आदिवासियों के साथ गैर बराबरी, भेदभाव, छुआछूत बना है। हाँ,
ये एकदम श्योर है कि अभी भी आदिवासियों के सिर में पेशाब किया जा रहा है। ऊंचे जात के लोग पेशाब किया कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम तो आदिवासी हो, तुम नीच जात के हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज आज हम शिक्षित हो गए हैं, समानता का अधिकार सबको है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको है ना। तो समाज में सभी एक साथ है। इंसान को तो इंसान ही बांटा है, भगवान नहीं बनाया है। भगवान सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन भेदभाव जो करते हैं इंसान के द्वारा ही भेदभाव किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो आप देख सकते हैं निर्मला जी का कहना है कि प्रकृति ने किसी को नहीं बांटा है। भगवान को मैं प्रकृति की ही उपाधि दूंगी, क्योंकि प्रकृति में ही भगवान होते हैं। प्रकृति सबको पानी, हवा और तमाम वो जो चीज़ें होती हैं सबको बराबर देती है, कभी भेदभाव नहीं करती। हवा कभी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी, धूप कभी गैर बराबरी भेदभाव नहीं करती है। लेकिन कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं जिनको लगता है कि हम ऊपर हैं और हमारे नीचे दबे कुचले लोग हैं। बस गैर बराबरी किसी चीज़ में है तो वो है शिक्षा में। आप प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमारी वीडियो पे आपको कैसा लगा। धन्यवाद।